मोर देन वो लोग खेती से ही जुड़े हुए हैं। उनके नए यंग पर्सन जो है थोड़ा जान में है, लेकिन अगर पुराने को उठा के देखा जाए तो ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। जिस खेती की बात मैं करने जा रहा हूँ, और पिताजी हमारे जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन खेती का काम उन्होंने ठीक ठाक किया और अपने लाइफ में तो उन्होंने खेती ही किया। पढ़ाई मेरी मैथ की तरफ मतलब मूड था, लेकिन 9th में जब एडमिशन होते थे उस समय इंट्रेंस एग्जाम के तहत होते थे सरकारी विद्यालयों में। मैं उसमें छट गया था। अब बाई मिस्टेक मेरा एग्रीकल्चर में एडमिशन हो गया था, क्योंकि उस इंट्रेंस में जो छट गया था उसको मिलता था ऑप्शन एग्रीकल्चर। मेरी पढ़ाई एग्रीकल्चर इन 9वीं से स्टार्ट हुई। मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ अपने पटौना कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। बीएससी एजी में एडमिशन के लिए भी वो टास्क होता था। कमजोर घर के लड़के दूर एडमिशन कैसे होना है, क्या संभावनाएं हैं, गार्जियन उसको लीड करेगा कि नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें हम लोग का सामने परेशानियां थी। लेकिन फेस करते करते बीएससी एजी में एडमिशन मैंने देवरिया लिया था और 4 साल की बीएससी एजी होती है, वहां कंप्लीट किया गया। उस समय कुछ कैंपस कंपनियां करती थी, बच्चों को ले जाती थी शुगर फैक्ट्री के लिए, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में शुगर का अच्छा खासा बेल्ट है 5-6 डिस्ट्रिक्ट, और वो एग्रीकल्चर के बच्चे को ले जाती थी। बीएससी में ऐसा हुआ था, लेकिन बट हम थोड़ा आगे बढ़ने के मूड में थे और एमएससी के लिए हम नैनी इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चले गए। वहां तक तो पढ़ाई हुई। उसके बाद से वहाँ आईटीसी कंपनी है जो आपका आशीर्वाद आटा बनाती है, गेहूं का परचेज करती है। बहुत सारे प्रोडक्ट अब तो आ चुके हैं, बेसिकली अब तो एफएमसीजी में हो गया है और एजुकेशन में भी कई सारे प्रोडक्ट उठ के आ रहे हैं। तो आईटीसी मेरा वहां से कैंपस किया और मैं शाहजहांपुर चला गया गेहूं परचेजिंग में। शाहजहांपुर चूंकि यूपी का सबसे बड़ा बेल्ट है जहां गेहूं अच्छा पैदा होता है, गोल्ड ग्रेन आते हैं वहां, तो वहां से ज्यादा परचेज करती है। वहां गेहूं परचेजिंग में चला गया। तकरीबन 1.5 साल का मेरा जॉब रहा। उसके बाद से मैं जो एक ब्रांड आता है इंडिया गेट बासमती राइस, जो केआरवीएल कंपनी है, उसमें लगभग 1.5 साल का अनुभव लिया। इंडिया गेट बासमती राइस केवल बासमती सीक्वेंस पे अपना काम करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, इम्पोर्ट भी करती है। वहां पे मुझे बासमती को कैसे पैदा करना है, ऑर्गेनिक कैसे पैदा करना है और उसको सीड को कैसे पैदा करना है, ये चीज मैंने सीखा लगभग 2 साल में। उसके बाद से थोड़ा सा मेरा सेक्टर चेंज होने लगा। बीपीसीएल ने एक प्रोजेक्ट लाया कि बायोडीजल पे काम करना है, उसमें मैं आया बीपीसीएल के बैनर के नीचे। अब बायोडीजल के लिए जेट्रोफा, करंज, नीम और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके आयल से ज्वलनशील आयल बना के उसको बायोडीजल में यूज किया जाता था। हम लोगों ने काम किया। फर्स्ट टाइम जेट्रोफा में काम हुआ, बट उसमें भी हमको 1.5 साल का था, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं था क्योंकि अपने वहां जेट्रोफा लगा ही नहीं था। प्राइमरी कंडीशन में हम लोग जेट्रोफा का प्लांटेशन चालू किया। जो एरिया जिस डिस्ट्रिक्ट में जीएस की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीनें ज्यादा थी, वो गवर्नमेंट से टाइप करके, तहसील से और ब्लॉक से टाइप करके नरेगा से वहाँ पौधा लगाना चालू हुआ। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया हो गई। फिर मुझे चूंकि चेंज करना था, फिर मैंने चेंज कर दिया। लास्ट पोजीशन में मैं कैमुना एग्रो लिमिटेड कंपनी है जो बीज बनाती है, लखनऊ में मैं शिफ्ट हो गया लगभग 13 या 14 में। 15 में मेरे 15 से मुलाकात हुई, जो भी यहाँ लीड कर रहा है। इन्होंने मुझे वो किया कि आप जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छा है, साइड में थोड़ा सा बिजनेस करिए। अब देखिए, मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, अनुभव मेरा एग्रीकल्चर का है। इन्होंने कहा कि साइड में बिजनेस करिए। मैंने पूछा बिजनेस क्या है, इन्होंने कहा कि रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो बड़ा और सा लगा कि भाई मैं पढ़ाई तो कुछ और किया हूं, मेरा एक्सपीरियंस भी उसी सेक्टर में है, अब इसमें मैं नया कैसे कर सकता हूं। बट ये है कि एक चीज था कि जो काम बहुत आसान है और जो काम सब लोग करते हैं उसको बिल्कुल नहीं करना है। जो काम सब लोग कर सकते हैं आप बहुत आसान है, उसको तो बिल्कुल नहीं करना है। वो कब आप उस कंपटीशन में फंस जाएंगे, वो काम करना है कि जो आदमी नाम नहीं लेता है करने के लिए और उससे दूर भागता है। मैं जो एमबीए एग्री बिजनेस के थे वो मार्केटिंग को पकड़ते थे, हम उसका एमएससी के थे तो हमें जो है कि प्रोडक्शन में जाना होता था। मैं प्रोडक्ट को बना के देता था, चाहे बीज हो या बाई प्रोडक्ट जो भी। सेल का वैल्यू बहुत अच्छा रहता था। सेल का पर्सन हमसे नीचा भी हमसे जल्दी का आया हुआ है तभी उसकी वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि सेल पे ही पूरी सिस्टम गवर्न करती थी। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ देखा।
हमको भी सेल का मौका मिल रहा था, लेकिन मैं बार बार प्रोडक्शन में जा रहा था क्योंकि मेरे लिए इजी था, उसमें काम इजी होता भी है। सेल में बहुत दौड़ भाग लगी थी, तो मैंने देखा कि वास्तव में काम तो है डिफिकल्ट, लेकिन वैल्यू जरूर मिलेगी। मैंने देखा तो पार्ट टाइम में इन्होंने कहा कि 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 1 घंटे हमारे कामों पे आपको ध्यान देना है, मोबाइल के साथ जो चीज हम बताएंगे दूसरे को शेयर कर देना है। अब मैंने वही किया और लगभग 6 महीने के बाद मुझे लगा कि अब मैं नौकरी नहीं की करूंगा। अब मुझे दिल्ली लेके चले गए और 5-6 दिन बाद वहीं से मिल कर आते मैंने जॉब को छोड़ दिया। इस बात को मेरे साथ पढ़ने वाले कम से कम 2-3 लोग सरकारी जॉब में भी हैं, कुछ लोग बिजनेस में भी हैं और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब में हैं। सरकारी जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब वाले 2-3 लड़के जान गए कि उपेंद्र ने रिजाइन दे दिया, तो मुझसे ज्यादा परेशानी उनको होने लगी। अब घर का मेरा कोई नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 3-4 महीने बाद हमारी वाइफ को पता चला तो बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन अपने पे कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है कि मैं उससे बेहतर इसमें कर जाऊंगा, क्योंकि 6 महीना जो मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम दिया था, उसका जो मुझे वैल्यू मिला उस वैल्यू के कई गुना था। तो मैंने देखा हो सकता है कि मैं अपना टाइम नुकसान कर रहा हूँ, और मैं रियल एस्टेट में लगभग 17 में आके ज्वाइन कर लिया। 18-19 मैंने ढंग से काम किया, लॉकडाउन 20 का था। 18-19 का जो अचीवमेंट है वो शायद मैं 10 साल नौकरी करता तब भी नहीं होता। ये तो मैंने पैसे की बात किया। उसके बाद मैं सोशल था ही नहीं। मेरे दोस्त बोलते थे कि क्या तुम तो बात ही क्यों कर देते हो, या फिर बात भी नहीं करते हो, मुलाकात तो होती नहीं। रिश्तेदार लोग वही करते थे, घर के लोग भी वही करते थे, महीने में 4 छुट्टी 2-4 छुट्टी और ले लेंगे। इस सेक्टर में आने के बाद मैं सोशल भी हो गया। जिससे नहीं चाहता, मतलब जिससे कोई जरूरत ही नहीं है, कोई परिचय ही नहीं है, उसके साथ भी आधा घंटा में बात कर सकता हूं। केवल यह कि इस सेक्टर में आया तो कैसे बात करना है। आप पंकज जी को देख ही रहे हैं, आप लोग कैसे बात करना है, कितने टाइम बात करना है, किस टॉपिक पर बात करना है, ये सब चीजें मैं सीखने लगा। तो लाभ ये हुआ कि जो यार मित्र रहते थे वो जहां रहते थे वहां मैं जाके मिलता हूँ, या तो नजदीक है तो गाड़ी से चाहे जैसे भी जाना होता है जाके मिलता हूं। आप पूरे ग्रुप में एमएससी के या बीएससी के सबसे अधिक मैं ही ऐसा पर्सन हूं कि सबसे जाके मिलता हूं, और रिलेशन और घर की जो भी पार्टी होती है वो हर केक कटने में मैं शामिल रहता हूं। तो जो मैं 8 घंटा ड्यूटी देता था, 2 घंटा पहले परेशान रहता था ड्यूटी के, ड्यूटी के 4 घंटा बाद तक परेशान रहता था, वो मैं 2 घंटे 3 घंटे में काम करता हूं, उतने में काम हो जाता है। तो मतलब एक फ्रीडम भी मिलती है। अब हम लोग बात आ गए कि यहाँ पे हम लोग इसमें क्या संभावना देख सकते हैं। 17 से मैंने इस सेक्टर को छोड़ा है, लेकिन कोई भी पर्सन या कोई भी घर का लड़का अगर कुछ भी पढ़ाई करता है तो पढ़ाई उसकी सोच को डेवलप करने के लिए होती है, न कि नौकरी करने के लिए या कि न कि बिजनेस करने के लिए। सोच उसका डेवलप हो चुका है तो चाहे पढ़ाई में आगे बढ़ जाए तब भी अच्छा है, अगर वो पढ़ाई में फेलियर हो गया तो अपने आप को फेलियर न माने, क्योंकि अपने जैसे 10 फेलियर को पास कर सकता है अपना बिजनेस करके और उसको दिखा के। इसमें हम जानते हैं कि लगभग मेरा जब से होश है मैं तभी सुनता हूं, तब से सुन रहा हूं और पढ़ा भी हूं कि अपने वहां की 70% संख्या कृषि पे आधारित है, बाकी में 30% है। तो 30% की चर्चा तो अभी तक हुई है, 70% की पूरी बाकी है। बस ये है कि हम लोग इसको गौर से देखते नहीं। आप घर की मुर्गी साग बराबर, जैसे लोग कहते हैं कि जिस चीज का प्रोडक्शन हम करते हैं उसको घर की चीज समझ लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं लगाते हैं। लेकिन एक बात, जैसे हम जॉब करते हैं या किसी बिजनेस में टाइम देते हैं, उतना टाइम देके 100% अपना टाइम दीजिए, इसको तरीके से करिए तो देखिए यह सारे चीजों को पीछे छोड़ देगा। आज छोड़ा है, अभी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे बीच में कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग छोटा मोटा व्यापार करके अपना अनुभव लिए, अनुभव के साथ साथ आगे बढ़े। आज उनके वहां उनके जैसे कई व्यापारी उन्होंने पैदा कर दिया और 10-20 लोगों का रोजगार भी दे जाए। तो ये संभावना है कृषि में। क्या कर सकते हैं?
सुबह से लेके उठते हैं तब तक आप सोने तक के जितने चीज हम लोग यूज करते हैं, मोर देन एग्रीकल्चर की चीजें होती हैं जो प्रोडक्ट डायरेक्ट या बाई प्रोडक्ट बन के हमारे पास आता है। उस सारे चीजों पर सोचने की जरूरत है, उस सारे चीजों पर करने की जरूरत है। एक लगभग जो लोग बैठे होंगे यहाँ पे, सबके वहां खेती होती होगी, कुछ लोग करते भी होंगे, कुछ लोग कराते होंगे। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल अगर हम पूछ दे तो नहीं कोई बताएगा। मिश्रित खेती या मिश्रित फसल पूछ दे तो नहीं बताएगा, लेकिन मिश्रित खेती, खेती के अलावा खेती में जो हम कर रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल निकल रहा है, उससे जो बाई प्रोडक्ट या उससे जो यूज होने वाली चीजें हैं वो सब आ जाती हैं मिश्रित खेती में। चाहे वो पोल्ट्री ले लीजिए, चाहे वो फिशरी ले लीजिए, चाहे पोल्ट्री में मीट उत्पादन हो, चाहे अंडे का उत्पादन हो या दूध उत्पादन हो। तो मिश्रित खेती कहते ही खेती करना और दुग्ध उत्पादन करना, ये दोनों ज्वाइंट हो जाता है। ये मेन फ्रंट पे आ जाता है। अब पीछे पीछे फिशरी है, पोल्ट्री है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप सर्च करेंगे उसके साथ साथ लगा हुआ है। फसल ये है कि कई फसल मिलके एक साथ किया जाता है। अब खेती ये है, खेती से रिलेटेड जो भी चीजें एक दूसरे में यूज हो रही है उन सबको मिला के एक साथ किया जाता है। ये फर्क है। अपने वहां लोग मिश्रित फसल करते हैं, खेती नहीं करते। किसी के वहां भी अगर गेहूं इस समय लगा होगा, 15 दिन बाद कटेगा, भूसा या तो जला दिया जाएगा या तो कंबाइन वाला काट के खुद ले जाकर बेच आएगा। 4000-6000 रुपए टाली बेच आएगा, लेकिन आपको उसका पता नहीं है। दूध आप खरीद के लाएंगे, आप खुद खेती कर रहे हैं, आपने कहा कि हमने खेती किया है या हम करवा रहे हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटास, डीएपी जो भी है, जो भी डालते हैं, उसके अलावा आप FYM फार्म योर मन्योर या कंपोस्ट खाद कर सकते हैं, या गोबर की खाद कर सकते हैं, या मुर्गे का खाद कर सकते हैं। जो भी वह डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उसमें स्पेस रहता है और जब मट्टी में पड़ता है तो न्यूट्रिएंट को तो देता ही देता है, साथ में अपने साथ एयर को और वाटर को लेकर चुरा लेता है, होल्ड कर लेता है, और वह धीरे धीरे पौधों को देता है, इसलिए पौधा मजबूत रहता है। मतलब बैकबोन पौधे का वो काम करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि देसी खाद डालना जरूरी है। तो देसी खाद डालना है और दूध खरीदना है, और गेहूं का जो उसका चाहे धान का जो हुआ उसका आपको पता नहीं है। तो अगर या तो खेती करना छोड़ दें और नहीं तो मिश्रित खेती पे आ जाए। उससे रिलेटेड जो भी काम है, आप उस जो खेत है कोने में आप पोल्ट्री मीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, अंडे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोने में केवल 1 एकड़ में अगर पॉन्ड आप तैयार कर दिए तो कम से कम 5 से 7 लाख का रुपए का आप मछली बेच सकते हैं बचत के साथ। लॉकडाउन में तो लोग ज्यादा कर रहे थे। 1 एकड़ में उतना खेती कुछ भी कर लेंगे नहीं होगा। तो वह खेती आपको प्रेरित कर रही है कि ये भी कमा करते रहिए। और मछली का जब हाई ग्रोथ आता है जुलाई और अगस्त के महीने में, तो उसको चाहे कितना भी दाना डाल दीजिए या आपके उस मट्टी में कितने भी न्यूट्रिएंट वैल्यू हो, हाई ग्रोथ के समय उसको हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू वाली चीजें देनी पड़ती है अलग से। उस समय देखते होंगे कि कुछ लोग केले का पत्ता डालते हैं, कुछ लोग हरा चारा डाल देते हैं, कुछ हरी घासें मुलायम होती है वो काट के फेंकते हैं, और फेंकते हैं उस पर वो मछली जूझती रहती है। वह सारी मछलियों का प्रोडक्शन आप लगभग 30% फीड अपने खेत के जो एक्सेस चीजें हैं उससे यूज कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। तो उसमें जो आप फीड में आप काट डाल रहे हैं, जैसे एक मछली उत्पादन वाला व्यक्ति है वो तो 100% अपना फीड डाल रहा है, लेकिन आपको केवल 70% ही डालना है, 30% तो आपका उसी से बच गया। तो कर सकते हैं, वह 100% डाल के प्रॉफिट में है, दूसरे का पोखरा लेके प्रॉफिट में है, कलर टाइट करके बेच रहा है, सब कर रहा है। हम उस खेती में मरते जा रहे हैं, उसके अलावा जो चीजें और भी करनी है वो कर नहीं रहे हैं। वही हाल पोल्ट्री का तो ज्यादा शेयर नहीं करना, क्योंकि सबको अनुभव हो गया। आज से 20-25 साल 10 साल पहले अंडे का कम था, अब अंडा भी पूरा हो गया, और 20-25 साल पहले मीट का उत्पादन भी ज्यादा नहीं था, लेकिन अब वो लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अच्छा हो गया। लेकिन गाय पालन जो वो चीजें वो छोड़ रहे हैं। तो वो है मिश्रित खेती और मिश्रित फसल। फसल की तो बात करें तो एक फसलों के साथ 2 फसलों का बो देना। अगर 2 फसल एक ही स्पीशीज के हैं तो मत बोइए,
या जैसे कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाइए। हाँ ठीक है, ये देखिए आलू और गन्ना है, हम इसको सरसों भी दिखा सकते थे, लेकिन एकड़ का जो सरसों है, गन्ने के जो सरसों लगेगी वह लगेगी कम ड्यूरेशन वाली, और वो आती है तोरिया जो 90 दिन का होता है, क्योंकि वो टाइमली खत्म हो जाएगा तो स्पेस छोड़ेगा तो फिर गन्ने का विकास चालू हो जाएगा कि गन्ने के इन प्रभावित न हो। लेकिन उस तोरिये का 1 एकड़ में 4 कुंटल प्रोडक्शन होगा, 5,000 रुपए के हिसाब से है तो 20,000 का होगा। लेकिन 1 एकड़ आपका अगर ये आलू लगा हुआ है तो आलू का प्रोडक्शन मिनिमम अगर प्रॉफिट होता है, मिनिमम प्रॉफिट होता है, तब भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो हमको जरूर सोचने के लिए मजबूर करता है चीजें कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से करें। इस आलू को काटने के बाद भी आप लगा सकते हैं। आलू आपका 15 मार्च तक कट जाएगा, मार्च में कट जाएगा। इसके बाद अभी हम बात करेंगे मेंथा का आगे, लेकिन इसके बाद मेंथा का भी आलू कटिंग करके, गन्ने में ही आलू कटिंग करके आलू की जगह पे मेंथा हम लगा सकते हैं। जैसे आलू की लाइनिंग है वैसे मेंथा की लाइनिंग उससे लग जाएगी। मेंथा का प्रोडक्शन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आलू का प्रोडक्शन अभी चल रहा है। तो आलू का प्रोडक्शन कम से कम जो गन्ना का प्रोडक्शन है, गन्ने वाले लोग हैं क्या इसमें? थोड़ा हाथ ऊपर करिएगा। गन्ने के साथ क्या लगाया जाता है? केवल अपने वहां सरसों लगा दिया जाता है तो मसूर लगा दिया जाता है। आलू क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, पक्षी वाले रिस्क लेते हैं। अभी चर्चा हुई थी रिस्क लेने से, क्योंकि रिस्क लेने की कई पीढ़ियों से आदत ही नहीं है। आज जिसने 1 कट्टा आलू लगाया तो 10 कट्टा पैदा होता है, ये रेशियो है। तो कितना भी कम अगर प्रोडक्शन होता है तो आपके गन्ने के बराबर केवल आलू दे देगा, केवल 90 दिन में, 80 दिन में, 100 दिन में। तो गन्ने के बराबर वो भी हो गया, गन्ना हो ही गया। उसके बाद थोड़ा और एक्सेस करना चाहते हैं तो गन्ने को खाद देंगे ही, पानी देंगे ही, तो उसी खाद और पानी के साथ आप मेंथा लगा दीजिए। मेंथे का प्रोडक्शन है 60 लीटर, 50 से 60 लीटर किलो मिलता है। 50 से 60 किलो पर एकड़ मेंथे का प्रोडक्शन होता है। अगर सीजन में ही बेच देते हैं तो 1,000 रुपए से नीचे नहीं बिकता है। तो 60,000 रुपए का मेंथा हो सकता है। और लागत कितनी आती है? सब करने के बाद 20,000 की लागत नहीं आएगी, और उस लागत में धीरे धीरे आलू की लागत में और मेंथा की लागत में आपका गन्ना तैयार होगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि करना नहीं चाहते, या फिर उनको डर लगता है कि अरे कहीं गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। ऐसा नहीं है। अगर गड़बड़ होता तो आगरा से रिलेटेड 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां आलू के लोग केवल आलू ही करते हैं। जैसे गन्ना वाला सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि आलू हम केवल एक सीजन में करती है तो बहुत करती है, होता भी बहुत। मैनपुरी का बेल्ट है, जैसे अपने वहां गेहूं लगा है, मैनपुरी में जाइए जैसे जितना अपने वहां गेहूं देखेंगे जहां तक दिख जाए, मैनपुरी में उतना ही लहसुन देखेंगे जहां तक दिख जाए। और सारे का बेल्ट, सारे का मार्केटिंग यही होता है। मैनपुरी में कोई पर्सन हो तो फोन करके देख लीजिए, वो पूछेगा कि हमारे लहसुन कहाँ बिकती है, तो कहेगा गोरखपुर से हमारी डीलिंग होती है, गोरखपुर से हमारा रेट फाइनल होता है, क्योंकि नॉनवेज इधर ज्यादा खाया जाता है उसकी। लेकिन प्रोडक्शन लोग नहीं करते। एक क्यारी किचन गार्डन में करने के लिए लोगों की समस्या नहीं कर पाते। तो वही चीजें, इस चीज को, ट्रेंड को चेंज करना है। नई संभावनाएं, ये देखिए एलोवेरा मोबाइल सब यूज करते हैं, मतलब खाली टाइम में मोबाइल यूज ही करते हैं। एक बार एलोवेरा को जरूर देख लीजिएगा कि पर एकड़ पे क्या लागत है, प्रोडक्शन क्या है, इसकी मार्केटिंग क्या है और क्या इनकम देता है। और लोग करते हैं, लोगों का उसमें वीडियो भी है। अगर वह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर करना चाहिए। जैसे एक कहावत है ना कि दादा खाने की सरसैया लदी है, तो कोई जरूर नहीं है कि सरसों ला देंगे। जब तक इमोशनल थे तब तक ला दे, लेकिन अब हमें क्या करना है हम डिसाइड करेंगे। स्ट्रॉबेरी सब लोग जानते हैं, अच्छी डिमांड होती है और अभी धीरे धीरे ट्रेंड अपने तरफ आ रहा है, कुछ किसान कर भी रहे हैं। इसको भी आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो ये मिलेगा। इसका भी कास्ट बहुत नहीं है, स्टार्टिंग का कास्ट है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। ड्रिप नहीं, ओपन इरिगेशन नहीं, ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में ये होता है कि मट्टी
कि एक मेड़ बना दिया तो पॉलिथीन से ढक दिया जाता है, उसी में जगह जगह होल कर दिया जाता है पाइप से, और उसी में बीज को डाल दिया जाता है, या प्लांट है तो उसी में लगा दिया जाता है। एक पाइप ली जाती है, उसका नोजल आता है, जहां जहां पौधे लगा है वहां नोजल लगा दीजिए, वहां पानी टपकता रहता है, खाद और पानी टंकी में पड़ा हुआ है, नोजल खोल रहे हैं, कुर्सी पे लगा के अब सिंचाई हो रहा है, पट गया, वहां की मॉइस्चर मेंटेन हो गया, उसको क्लोज कर दिए। बिल्कुल एक कदम बढ़ने की जरूरत है, और ना ही ज्यादा रिस्क है, ना ही ज्यादा मेहनत है, और ना ही ज्यादा मतलब समय देने की जरूरत है। इससे ज्यादा समय मेहनत सब दूसरे कामों में होता है, लेकिन वो करते आ रहे हैं तो आसान है, नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा वो लग रहा है, तो इसको भी करना पड़ेगा। मोती एक नया ट्रेंड है, देखिए इससे भी आप सर्च करेंगे, अभी ज्यादा अनुभव इसका मेरा नहीं है, लेकिन खूब अच्छा हो रहा है। लोग मोती का उत्पादन सीप को घर में पाल दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट उसको कर रहे हैं, इसमें भी अच्छा मतलब इनकम हो रहा है। कम टाइम में कम दूरी में अपने घर पे भी कर सकते हैं, मतलब इसके लिए बहुत बड़ा लैंड की जरूरत नहीं है। तो जिनके पास लैंड नहीं है वो भी कर ले, हमारा तो सब कुछ है। मशरूम पे एक लेक्चर मैं दूंगा जरूर। दो चीज मैं यही वादा कराऊंगा कि आप लोग या तो करेंगे या तो कोशिश करवा देंगे। उस काम में जितनी मदद होगी मैं करूंगा, जो चीजें आपको नहीं मिलेगी मैं दिलवाऊंगा। इस पे बैक करिए। मशरूम की थोड़ी सी मैं बात करूं, जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे या गूगल पे देखेंगे तो बड़े पैमाने का उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये तो पंजाब में है एक पर्सन जो करोड़ों का बिजनेस इस पे करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रॉफिट केवल प्रॉफिट। और जैसे इसको देखेंगे तो इसमें निवेश का भी ऑप्शन आएगा कि भाई इतना लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना लगेगा, 5 लाख का लागत लग गया, उसके बाद से 25 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि 5 लाख पहले जुटाएं और फिर बताएं, तो वो तब तक ज्ञान पांडे फलाने वो मिलते जाएंगे या वो काम पेंडिंग होता चला जाएगा। जिस दिन तय कर लिए कि करना है, जिस सर ने कहा है कि कुछ ऐसे कौम है कि जो पैसा न होने पे भी व्यापार चालू कर देते हैं, तो पैसा नहीं होने पे भी व्यापार ये चालू हो सकता है। उसकी स्लाइड इसमें मेंटेन नहीं है। मेरे एक फ्रेंड MSc AG करके जॉब करके छोड़ के उन्होंने तय कर दिया कि बिना पैसा लिए मैं काम करूंगा। तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उस उदाहरण में देखिएगा कितनी लागत है, इसको गौर से सुनिएगा और क्या प्रोडक्शन के बाद क्या वो है। यह जो है ठंडे समय की फसल है, इसमें प्रोटीन वैल्यू बहुत हाई लेवल की होती है। जैसे लोग कहते हैं ना पनीर और अंडा खाना है और ये सब चीजें प्रोटीन होना चाहिए, मीट खाना चाहिए, तो प्रोटीन उस लेवल का है। और दूसरे जो प्रोटीन इस लेवल का प्रोटीन देने वाली चीजें हैं उनसे सस्ता है। हो सकता है उनको मैं घर नहीं बना सकेगा इस 60x30 में 45 किलो भूसा ले लिए, उसके बाद 2 टाली आपको लगेगा मुर्गे की खाद। 45 किलो या कुंटल? कुंटल लगेगा, बिल्कुल कुंटल। 30/60। हाँ। तो सुनिए, उसके बाद से लगेगा 2 टाली खाद, 2 टाली खाद मुर्गे की, जिसमें आपके चावल का छिलका पड़ा रहता है। वो छिलके में वो स्पेस बना रहता है मॉइस्चर गेन करने के लिए और एयर गेन करने के लिए। उसको ले लिया आपने 2 टाली। 5 कुंटल चोकर लगेगा, जो दाना खिलाया जाता है गाय को, वो चोकर लगेगा 5 कुंटल। उसके बाद से 1 कुंटल यूरिया और 2 कुंटल NPK या DAP का जो मिक्सचर खाद आती है वो लगेगा। भूसा को आपने फर्श पे डाला, पानी से भिगो दिया, दूसरे दिन आपने खाद डाल दिया जो आप लिए थे मुर्गे की खाद, और उस मुर्गे की खाद डाले, फिर चोकर डाले, फिर अपना एक खाद डाल दिए। अब इनको क्या करिए, हर तीसरे दिन इनको चलाते रहिए, हर तीसरे दिन इनको चलाते रहिए। अगर सूख रहा तो पानी का छिटाक मार दीजिए। 25 दिन में आपका ये रॉ मेटेरियल तैयार हो जाएगा उसमें लगाने के लिए। अब क्या करना है, इसको उठा के जो शेड बनाए हुए उसी में बिछा देना है। बिछाने के बाद जैसे गेहूं की बुआई करने जाते हैं, दाना छिड़कते हैं गेहूं का, तो उसका डिस्टेंस जो दाने का होता है 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। इसका जो है कि 4 से 5-6 सेंटीमीटर पे दाने बिखर जाए, अर्थात 30 × 60 में 100 किलो बीज लगेगा। 100 किलो बीज को उसी में डाल देना है। उसके बाद से
जब सर्फ को बाल्टी पानी में डालते हैं, ऐसे करते हैं तो पूरा झाग देता है। ठीक झाग जैसे जब मशरूम निकल के आएगा तो लगेगा झाग है, उसमें बाल भी गिराएंगे तो गिर नहीं पाएगा, रुका रहेगा ऊपर। तो जब उसमें पहले हम उस रॉ मटेरियल को डालते हैं, इस बीज को डाल दिए, उसके बाद से चटाई होती है जो जूट वाली, उसको या पेपर को उस पर बिछा दिए। पेपर को बिछाने के बाद 15 दिन तक छोड़ दीजिए, सूखता है तो छींटा मार देंगे पानी का। 15 दिन बाद उठा के देखेंगे तो उस पर आपका रेसा दिखाई देगा, फंगस एकदम फैल चुका रहेगा, हल्का हल्का मटर के दाने जैसे बाहर भी निकलता दिखाई देगा। उतना दिखाई दे दिया तो आप एकदम रेडी हो जाइए कि 1 हफ्ते से बाद निकलना चालू हो जाएगा, बहुत देर ग्रोथ होता है। और उसके बाद से यह ये कहीं देख रहे हैं कितना तेज निकला हुआ है, ऐसे ही निकलना चालू करेगा। और तीसरे दिन से, जैसे मुर्गे की है कि 45 दिन पे कटना है, 45 दिन पे मुर्गे को 40 से 45 दिन के बाद बेच देना है मीट वाले को, वैसे इसको 25 दिन के बाद कटना चालू हो जाता है। और इसमें 3 स्टेप बहुत तेज आएंगे। एक बार ऐसे आएगा, आपने बड़ा बड़ा काटा, दूसरे दिन वो बढ़ चुका रहेगा छोटा वाला, दूसरे दिन उसको भी काटे, 1 हफ्ते तक काटे, 1 हफ्ते में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, फिर दोबारा निकलेगा। तो 3 क्रॉप ऐसे ली जाती है। अब 3 क्रॉप का जो ड्यूरेशन है लगभग 25 दिन का, एक मतलब 7 दिन बढ़ने में, 7 दिन काटने में, फिर 7 दिन होने में 20-25 दिन का टाइम लगता है। तो 3 महीने अच्छा से चलता है। यह हमने बताया कि केवल दीपावली से चालू होता है और होली को खत्म हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं वो ये कर सकता है। दीपावली से चालू होता है, होली तक कट जाता है, होली आएगा खत्म कहानी है। इसलिए यह 10 से 20 टेम्परेचर पे ग्रो करता है। उससे कम टेम्परेचर आपको मिला तो हीटर या कोयला जला दीजिए, और उससे ज्यादा टेम्परेचर मिला तो टाट पट्टी तेल लगा दीजिए या फिर कूलर लगा दीजिए। अगर व्यवस्था हो तो एसी लगा दीजिए, एसी लगा के तो 12 महीना ले सकते हैं। तो वह जो है कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ये कटता ही रहेगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा फिर मतलब कि डार्विनिज्म चला जाएगा या फिर ग्रोथ करना कम कर देगा। इसका जो प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन है 20 से 25 कुंटल आपके 60 बाई 30 में आएगा। हमने माना 20 कुंटल। अब पूरे यूपी में सबसे अच्छा डिमांड और सबसे अच्छा रेट इस गोरखपुर का है मशरूम में, और प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है। कुछ मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं तो चाह रहे हैं कि गोरखपुर में जमीन दिलवाइए कहीं, हम लोग वहां करेंगे, क्योंकि वहां से मार्केटिंग मतलब सीतापुर और वहां बरेली का एक मेरा मित्र मार्केटिंग के लिए स्टाफ को भेजता है गोरखपुर मंडी में। तो ये संभावनाएं हैं इस पे। और अगर ये 20 कुंटल भी निकलता है, 120 रुपया केजी बिक जाता है। जो पैकेट आता है 200 ग्राम का रहता है, 120 रुपया केजी अगर बिकता है थोक में, तो वह आप केजी से खरीदने जाएंगे तो 200 या 250 या 300 देंगे। तो 120 रुपया केजी अगर आप बेच लेते हैं तो 20 का 120 से करके देखिए। 20 क्विंटल में 200 किलो होगा। हाँ 20 क्विंटल होता है 200 किलो। हाँ 2 लाख रुपए का 100 रुपए के रेट से होगा, 2.5 लाख का इनकम होता है। तो जितना बड़ा आपका आंगन है उतना जगह में, इसमें लागत मैंने खाद भूसा सब मिला के देखा है तो 70-80 हजार रुपया लगेगा। सब स्ट्रक्चर रिपीट भी करता है। हाँ वही स्ट्रक्चर अभी स्ट्रक्चर कोई नहीं, सेट को इस्तेमाल होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा जिससे इसको ग्रो कराना है। तो हाँ, जो खरीदे थे उसको फिर अपने खाद के रूप में दे भी सकते हैं, दूसरे को दे भी सकते हैं। ये प्रोडक्ट है आगे नेक्स्ट। हाँ नहीं, उसको पूरा चारों से कवर्ड कर दीजिए पॉलिथीन से, और पेस्टिसाइड का यूज कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। और एक आध महीने के लिए छोड़ भी दीजिए, जैसे गर्मी में आप छोड़ दीजिए, ठंडक में कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, गर्मी में छोड़ दीजिए और ठंडक में कर लीजिए। आप अपने घर के कमरे में कर सकते हैं, सीढ़ी के नीचे किचन में कर सकते हैं। आगे केला भी है। केला में सब लोग जानते हैं कि हरी साल G9 केला बहुत अच्छा चल रहा है, बिक रहा है। जब उसका पीक टाइम आता है तो वो रेट डाउन हो जाता है। कितना भी डाउन हो जाए, लेकिन आपके वहां खेती होती है उससे ज्यादा इसका प्रोडक्शन, उसमें ज्यादा लाभ होता है। अगर ढंग का समय हो गया और रेट सही हो गया तो पूछना ही नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इसको भी करने में लोग डरते हैं, कभी फेल भी हो जाते हैं। यह कहानी केवल G9 के साथ, जो हरी साल केले हैं उनके साथ होता है। और वह जब मेच्योर होता है, जब वो पकने कगार पे आता है तो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है हरी साल केले में। जैसे पकने कगार पे आ गए तो एक हफ्ते में उसको बेचना ही बेचना है।
एलोइस अगर आ गया तो मार्केट तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में गिर जाएगा। बट थोड़ा सा आप हट के करते हैं, अगर आप देसी केला करते हैं तो इसके लिए तो टिश्यू कल्चर लेना पड़ता है जो 12 से 20 रुपए मिलता है। लेकिन अगर आप देसी करते हैं तो जो देसी लोग किए हैं उन्हीं का चापना हुआ है, उन्हीं में से पुट्टी लगा के कर लिया जाता है। देसी केले में है कि गिरता है, इनसे ज्यादा बाद में उन्हीं की प्रक्रिया होनी चाहिए। और देसी केला संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में 2-3 जगह हो रहा है, मार्केटिंग उनका गांव से हो जाता है। इस देसी केले का जो उसका फल निकलता है वो जो फल निकलता है वो लगभग 15 से 20 किलो के वजन में होता है। इस बार तो 15 से 20 के बीच में बिका है। और जो हरी छाल है वो 30 से 35 किलो का एक घर होता है जो 10 से 12 रुपए में बिकता है। तो मतलब 40-50 हजार का एकड़ में खर्चा आता है। देसी का प्रोडक्शन 1.5 लाख तक जाता है और हरी छाल का लाख रुपए का खर्चा आएगा, 2.5 लाख तक प्रोडक्शन में जाएगा। नेक्स्ट। क्योंकि गन्ना बेल्ट अपने तरफ अच्छा माना जाता है, लोग बोलते हैं गोरखपुर मंडल। तो गोरखपुर मंडल में या इससे रिलेटेड जो वहाँ है गन्ने का बेस है, लोग धान गेहूं